Good morning, students. Uh, Welcome to this online educational portal. In this video, we are going to start on the course for class 9th physics. So, according to your NCERT syllabus, there are 5 chapters in your physics course. That is chapter 8 motion, chapter 9 force and laws of motion, chapter 10 gravitation, chapter 11 work and energy, chapter 12 sound. These chapters comes under your physics course. Okay, so from this first video we start your first chapter of physics, that is motion. Okay, so coming to your chapter, that is motion. In everyday life, we see some object at rest and others in motion. अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, उनमें से कुछ रुकी हुई होती हैं, रेस्ट में होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, मोशन में होती हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, फिश जो है वो मछलियां तैरती हैं, ठीक है ना। ब्लड फ्लोज, जो खून है हमारा वो बहता है, फ्लो करता है थ्रू वीन्स एंड आर्टरीज, नसों और महाशिराओं से जो है वो हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट करता रहता है, सभी को मालूम है ना। एंड कार्स मूव, और जो कार है वो मूव करती हैं, चलती हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। तो एटम हो गए परमाणु, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और प्लैनेट्स ग्रह, तारे, ठीक है ना, गैलेक्सीज ब्रह्मांड, एवरीथिंग, जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, या तो वो रेस्ट में होता है या फिर वो मोशन में होता है, ठीक है। ओके, वी ऑफन perceive an object to be in motion when its position changes with time। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब मानते हैं, जब उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अभी ये डॉट अभी किसी टाइम पे यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर समय बदलने के साथ साथ ये यहीं पर रहा तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट में। लेकिन अगर ये मूव कर दिया, ऐसे मूव कर दिया तो ना इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, बदल जा रही है, अभी यहाँ है यहाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मोशन में, ठीक है ना। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो ये कहा जाता है कि वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज inferred through indirect evidences। Okay, for example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। तो हम जो एयर है उसकी मोशन को कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि जो एयर है वो मूव कर रही है, क्योंकि जब हवा मूव करती है, हवा बहती है, हवा, ठीक है ना, विंड जो है, जब हवा बहती है तो क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिलने लगती हैं ना, जो पेड़ की शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो भी क्या करती हैं, हिलने लगती हैं। तो हमें पता चलता है क्या हो रहा है कि जो हवा है वो मूव कर रही है, ठीक है ना। व्हाट काजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, ठीक है ना, सूर्य के उगने की फिनोमेना का कारण क्या है, किस कारण से सूरज जो है उगता है, किस कारण से सूरज जो है डूबता है, सनसेट होता है। एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स, और ऋतुओं के बदलने का कारण क्या है। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, तो क्या ये है अर्थ की मोशन के कारण है। इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। यदि ऐसा है तो हमें अर्थ की जो मोशन है वो डायरेक्टली क्यों पता नहीं चलती। हम अर्थ पे खड़े होते हैं, हमको क्या अर्थ, पृथ्वी हमारी मूव करती हुई दिखती है क्या, नहीं दिखती ना। लेकिन ऐसा हम पढ़ते हैं कि अर्थ जो है हमारी मूव कर रही है, ठीक है, और जिसके कारण दिन रात होता है ना, सूरज उगता है, ढलता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। हमें बताया जाता है कि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मोशन में है, पर क्या हमें ऐसा लगता है, नहीं।
हमको लगता है ना कि हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ क्या है, रुकी हुई है ना, हम अर्थ पे मूव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जो कभी जो हमको रेस्ट में लगेगा वो मोशन में हो सकता है, और जो हमको मोशन में लगे वो रेस्ट में हो सकता है। ये सब डिपेंड किस पे करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आगे, वो अच्छे से समझेंगे, ठीक। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, ठीक है, और वहीं अदर पर्सन के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है। फॉर द पैसेंजर्स इन मूविंग बस, तो अभी एक सिचुएशन एज्यूम करो, ठीक है। एक सिचुएशन ये एज्यूम करो कि हम कहाँ पर हैं, हम एक बस में हैं, ठीक। एक किस में है, एक बस में है, ये रोड है, ठीक है ना। भी यहाँ पे 2 सीट है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है, यहाँ दूसरा लड़का बैठा है, ठीक है। और एक तीसरा जो लड़का है वो रोड के किनारे खड़ा हुआ है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये मान लो, ठीक है ना। ये क्या है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अभी अगर इस लड़के के और इस लड़के के, ठीक है ना, अगर इससे पूछा जाएगा कि ये वाला लड़का और ये वाला लड़का दोनों में से कौन रेस्ट पे और कौन मोशन पे है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये रेस्ट पे है और ये मोशन में है ना, ठीक। पर एक्चुअली में क्या ऐसा है, एक्चुअली में तो ये रेस्ट पे है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर। अब इस लड़के को क्या लगेगा, इस लड़के को लगेगा ये जो आदमी है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस आदमी को ये रेस्ट में दिखेगा और इस आदमी को ये मोशन में दिखेगा। क्यों मोशन में दिखेगा, क्योंकि इस आदमी के रिस्पेक्ट में, इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा और थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये मोशन में होगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वही है, ये दोनों यही है ना, हमेशा इतनी दूरी पर रहेंगे, हमेशा इतनी दूरी पर रहेंगे बस के अंदर। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो दोनों ही बातें क्या है, सही है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए एक साथ रेस्ट में होना और मोशन में होना पॉसिबल नहीं है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस जगह पर है, जहां पर है, ठीक है ना, उस फ्रेम की बात कर रहे हैं। अभी ये दोनों कहाँ पे है, ये बस पे है और ये आदमी किस पे है, ये ग्राउंड पे है। ग्राउंड कैसा है, जहां पर ये खड़ा है वो रुका हुआ है ना। अभी इस सिचुएशन के लिए एज्यूम करें तो ये रेस्ट में है ना, और ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसका अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें तो बस है, और बस कैसे है, मोशन में। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है, और अर्थ कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। तो दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड अलग अलग है, इसलिए दो अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आदमी है वो खड़ा कहाँ पे है, ठीक है ना, वो एक मूविंग फ्रेम पे है या फिर एक स्टेशनरी फ्रेम पे है, ठीक है। तो a person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving। तो जो रोड के किनारे वाला व्यक्ति है क्या देखेगा, वो उसको मूव करता हुआ देखेगा, ओके। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो भी हम लोगों ने बात की, ठीक है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate and few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line.
तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोशन हो सकती है, हाँ, ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग टाइप की मोशन हो सकती है। कोई व्यक्ति एक सीधी रेखा में ऐसे मूव कर सकता है ना, सीधा ही चला जाए, कोई ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता रहे अपना ही रास्ते पर ना। जो दौड़ने वाले बच्चे जो दौड़ लगाते हैं ट्रैक पे, वो क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, है ना। तो कुछ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, कुछ गोल गोल घूमेंगे ना, कुछ ऐसे ऐसे मोशन भी कर सकते हैं, कुछ वाइब्रेशन करेंगे अपने ही एक डिस्टेंस के इधर उधर एक फिक्स लोकेशन के इधर उधर ऐसे मूव करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, कंपन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्पाइरल मोशन, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या हो सकती है, मोशन हो सकती है। एक रोटेशन भी हो सकता है ना, ऐसे घूमते हुए घूमता भी है और चलता भी है, जैसे पहिया चलता है ना साइकिल का, ठीक है ना, तो वो रोटेशन रोटेटरी मोशन हो जाएगा। वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है हमको मोशन देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे चैप्टर में क्या है, हम किस चीज को देखने जा रहे हैं, हमें बेसिकली फोकस करना है किस पे, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है ना। हमको किस पे फोकस करना है, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graph. और हमें ये स्ट्रेट लाइन वाली मोशन को या इस टाइप की मोशन को ये भी इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कैसे हमको इक्वेशंस से और ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन। तो जब ये चीज हम कर लेंगे, कौन सी वाली मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना समझना, ग्राफ के फॉर्म में लिखना समझना, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो हियर इज अ एक्टिविटी। सो एक्टिविटी 8.1, डिस्कस whether the walls of your classroom are at rest or in motion। तो डिस्कस करो कि तुम्हारे जो क्लासरूम में दीवाल है, ठीक है ना, वो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो एज्यूम करिए, इस चीज को अपने मन में सोचिए कि क्या है, कि जो दीवाल है वो रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, ये खुद ही से करो, बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, सोचो क्या है, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, ठीक। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? तो जब आप ट्रेन में बैठे हो तो आपको क्या लगता है कि ट्रेन मूव कर रही है या ट्रेन रेस्ट में है। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेन के अंदर हो या बस के अंदर हो या किसी भी चीज के अंदर, जो क्या कर रहा हो, जो मूव कर रहा हो, ठीक है। तो क्या लगता है कि जिस चीज पे आप बैठे हो वो मोशन में है कि वो रेस्ट में है, ठीक है। कभी अगर आप बाइक पे बैठे हो, सपोज करो कि बाइक की बात करते हैं, आप बाइक पे बैठे हो, ठीक है, चला नहीं रहे हो, बाइक पे बैठे हो, तो क्या लगता है कि बाइक मूव कर रही है या फिर ये रोड पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना कि माइंड में जो परसेप्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। एक्चुअली में तो ये बाइक ही मूव कर रही है कि नहीं ना, लेकिन जब हम बाइक पर हैं तो हमको क्या लगता है कि जो रोड है वो पीछे जा रहा है, ये पेड़ जो है वो पीछे जा रहा है ना, ऐसे सारी चीजें क्या हो रही हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये पेड़ का या इस रोड पर जो आदमी है उसका या जो भी कुछ नीचे है ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वो एक स्टेशनरी फ्रेम में है, और हम जो बाइक पे हैं या ट्रेन पे हैं या फिर बस में हैं वो एक मूविंग फ्रेम पे हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगहों से दो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ठीक। ओके, खुद ही से करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो थिंक एंड एक्ट। तो ये एक पैरा लिखा हुआ है, इस पैरे को पढ़ के इसके बारे में सोचना है और रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो करके एक फीलिंग बनती है, एक समझ बनती है चैप्टर के बारे में, और अच्छा लगता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता है अपना चैप्टर। तो ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक। तो वी समटाइम्स आर endangered by the motion of objects around us, okay।
So especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. Okay. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो इस पैरा में क्या बताया गया है कि कभी-कभी हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, बहुत भयानक सी मोशन को अनुभव करते हैं, को फील करते हैं ना। जैसे आंधियां चलने लगती हैं कभी-कभी बहुत तेज, तो वो भी तो मोशन ही है ना। जो एयर है वो मूव करने लगी, बहुत तेजी से मूव करने लगी, इतनी तेजी से मूव करने लगी कि पेड़ पौधे गिर गए, मकान गिर गए, है ना। तो वो डेंजरस मोशन है, ठीक है। कभी-कभी देखा होगा कि बाढ़ आ गई, तो वाटर में मोशन ऐसी इतनी इतनी डेंजरस मोशन आ गई कि पूरा का पूरा बाढ़ आ गया, बस्तियां डूब गई। तो वो सब क्या है, वो डेंजरस है, ठीक है ना। जिनसे डर लगता है, जो मानव के लिए, ह्यूमंस के लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारी मोशंस को देखते हैं, और उसमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं ना, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि ऊपर पानी इकट्ठा करते हैं, कहीं पे पानी इकट्ठा करते हैं, उसको गिराते हैं, उसमें जो मोशन होता है, जो जो उसकी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो उसको हम मोशन में कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो जो मोशन में आता है तो वो टरबाइन को घुमाता है। तो इसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कभी कभी फायदे भी हैं और कभी कभी नुकसान भी है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को पे सोचना चाहिए, ठीक। माइंड में ऐसे ऐसे और भी चीज़ों को सोचो कि कैसी इमोशंस होती हैं जो खतरनाक होती हैं, कैसी सही होती हैं। और जैसे इसमें लास्ट में दिया गया है ना कि क्या हमें इन सब इमोशन को पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है जो खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तो उनको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे ना, ठीक है। ओके, सो डिस्क्राइबिंग मोशन, we describe the location of an object by specifying a reference point। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बता सकते हैं। लोकेशन बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी जो दो चीज़ें हमने देखा कि भाई एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग सिचुएशंस हो रही थी ना, एक ही आदमी था, लेकिन दो अलग अलग लोग उसकी अलग अलग टाइप से बात बता रहे थे। जो बस में उसके साथ बैठा वो बता रहा था वो रेस्ट में है, जो ग्राउंड पे था वो बता रहा था कि वो मोशन में है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन क्यों हुई, क्योंकि दोनों लोग अपने अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे। ये भी सही बोल रहा था, ये भी सही बोल रहा था, लेकिन ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा था और ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा था, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में किसी के बारे में, ठीक है ना, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के भी लोकेशन के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, ठीक है, हमें कुछ बताना है तो सबसे पहले हमें क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करना है, इसको या फिर इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम कहाँ से खड़े होकर के चीज़ों को देखें, कहाँ से ऑब्जर्व करें। तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए जो अभी हम स्टडी करेंगे, ग्राफ हो गया या जितनी भी चीज़ें हम, तो हमारे मैथमेटिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम चूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यहाँ ओरिजिन पे खड़े होकर के हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है 3D की तो हम इसको क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, हम कहीं पर भी कोई पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल हो तो उसकी सिचुएशन को बता सकते हैं कि एक्स में इतना चलना पड़ेगा, वाई में इतना चलना पड़ेगा, है ना, और जेड में इतना चलना पड़ेगा। अगर जेड की बात है, जेड मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम पार्टिकल तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और टाइम के लिए हम यहाँ पे घड़ी रख देते हैं, ठीक है, घड़ी तो समय देखते हैं ना, तो टाइम का भी मेजरमेंट हो जाता है, एक्स वाई जेड और टी। तो इन चार वेरिएबल से हम किसी भी पार्टिकल की हर एक सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। तो
किसी भी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ क्या है? नॉर्थ की तरफ क्या है? एक विलेज है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो हमको क्या करना है कि रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में उस स्कूल की लोकेशन को ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। हम कहाँ से चीजों को देखना शुरू करें। ठीक है ना। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। हम कहाँ से चीजों को कहाँ से देखा जा रहा है? कहाँ से बताया जा रहा है? रेलवे स्टेशन से। ये बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से जो स्कूल है, ठीक है ना, वो 2 किलोमीटर दूर है, वो भी नॉर्थ की साइड में। ठीक, तो वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। जरूरी नहीं है कि हम इसी को मानो, आप अपने हिसाब से भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. Okay. So अगर इस सिचुएशन की बात करें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर मान ले भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन हो गया हमारा, तो ये रेलवे स्टेशन हो गया ना। तो यहाँ से क्या है 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ हो गया ना ये। तो 2 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? स्कूल मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इससे इस डायरेक्शन में हमको 2 किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। तो ये ओरिजिन इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं, है ना, कहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। The simplest type of motion is the motion along a straight line। तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो मोशन है वो सबसे सिंपल मोशन है। उसमें क्या है कि हम एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करते रहते हैं ना, एक फिक्स टाइम में कुछ फिक्स डिस्टेंस को कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, we shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path। तो एक सपोज करो कि एक व्यक्ति है जो एक सीधे रास्ते पर मूव कर रहा है। The object starts its journey from O, which is treated as its reference point। तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी? O से, जो कि उसका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है ना। Let A, B, C represent the position of the object at different instant। अब ये सपोज कर लो कि ये जो A है, ये B है और C है, ये अलग अलग इंस्टेंट पे उसकी क्या है? पोजीशन है। ठीक है। At first the object moves through C and B and reaches A। सबसे पहले C की लोकेशन पे पहुंचता है, फिर B की लोकेशन पहुंचता है और फाइनली A की लोकेशन पे पहुंच जाता है। Then it moves back along the same path and reaches C through B। और वो फिर उसी पाथ पे वापस आता हुआ, ठीक है ना, तो C तक पहुंचता है। कहाँ से होते हुए? B से होते हुए। ठीक है ना। The total path length covered by the object is। तो पहले कहाँ से कहाँ तक गया? O से A तक गया, सो OA प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक आया? A से C तक आया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? OA प्लस AC। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 60 और प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 60 और ये 25, इसको माइनस कर देना तो कितना? 35। तो टोटल जोड़ेंगे 95 किलोमीटर। तो 95 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या कर गया? ट्रेवल कर गया। Okay, this is the distance covered by the object। Okay, to describe distance we need to specify only the numerical value and not the direction of motion। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी थी ना, कितना दूर तक चला वो। तो क्या उसके लिए डायरेक्शन मैटर किया क्या? नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं किया। हमको ये देखना था कि वो कितना यहाँ पर चला था और कितना यहाँ पर चला था, है ना। For this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O। तो क्या फाइनल पोजीशन जो C पे पहुंचा है वहां की डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन A से अगर देखी जाए तो वो कितना होगी? तो फाइनल पोजीशन ये C यहाँ पर है, इनिशियल क्या है? O यहाँ पर है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 25 किलोमीटर। ओके, the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। ठीक है ना।
मोशन के टाइम में वो जहां से स्टार्ट करके जहां तक गया है, ठीक है ना, तो उस मोशन को कंप्लीट करने में जिस भी रास्ते से वो गया है उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है, लेकिन इनिशियल और फाइनल इन पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझने के लिए। जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल है, यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट किया और इस तरीके से गया, ठीक है, ए से लेकर के कहाँ तक गया, बी से बी तक गया, ठीक है, ए से लेके बी तक। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस रास्ते की पूरी लंबाई, ये क्या हो गई, डिस्टेंस, इस पूरी की पूरी लंबाई को बोलेंगे डिस्टेंस। मान लेते हैं 105 किलोमीटर है, तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस, पूरे रास्ते की लंबाई, ठीक। अगर समझ लो कि ये एक एक रस्सी है, तो इसको ऐसे खींच खींच देंगे तो ये जो लंबाई जितनी लंबी होगी वही क्या होगी, हमारी डिस्टेंस होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट ये था ना, शुरुआत यहाँ से हुई थी और अंतिम पॉइंट ये है, खत्म यहाँ पे हुआ था, इसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटी डिस्टेंस, तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, है ना, तो इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन। अब ये इसकी जो लेंथ होगी वो क्या बताएगा, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन का सपोज करो कि कोई पार्टिकल है, घूम के फिर वहीं पे आ गया, ये ए है, ए भी है और ये बी है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो पूरे रास्ते की लंबाई होगी ना, ये पूरे रास्ते की लंबाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरुआत भी यहीं से हुआ था और ख़त्म भी यहीं पे हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि फाइनल और इनिशियल बीच के पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो डिस्टेंस नापने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं देखना होता है, ठीक है, तो हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है, कौन, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हम इनिशियल पोजीशंस के रिस्पेक्ट में किसको देखते हैं, फाइनल पोजीशन को देखते हैं, इनिशियल के रिस्पेक्ट में किसको देखते हैं, फाइनल को। तो ये क्या हो गया, इनिशियल टू फाइनल एक डायरेक्शन बन रही है ना, इनिशियल से फाइनल की तरफ देखेंगे, जो हमको डिस्टेंस दिखेगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अभी एक और क्वेश्चन इसमें देखो पूछा जा रहा है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। सोचो जरा, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लेंथ है कि ना, है कि नहीं, ए से बी के बीच की डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनके बीच की डिस्टेंस, तो दोनों तो वही है ना। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में फिर घूम के वापस आने लगे, इसमें नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर वो वापस रिटर्न कर गया तो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, डिस्टेंस तो ये प्लस ये होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, ये इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एक सिचुएशन है, ठीक है ना, जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कंसीडर एन एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ऊपर जो दिया गया है वहाँ पे ओ से ए तक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर
इसके लिए सिचुएशन दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। तो ओ से ए तक जब हम देखेंगे, ओ से लेकर के ए तक, यहाँ तक, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस भी होगा, 60 किलोमीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल यहाँ पे ना, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 60, और यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते से गया है जिसकी भी लेंथ कितना है, 60, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अभी ओ टू ए जाए और बैक टू बी आए, तो ओ से लेकर के कहाँ तक जाए, ए तक जाए, और फिर वापस कहाँ तक आए, बी तक आए। तो बताओ भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 तो ये था, और यहाँ पे कितना हो गया, 35, है ना। तो कितना हो गया, 95। डिस्टेंस कितना हो गया, 60 + 25, तो यहाँ पे 25 है ना। ये इसके बीच का गैप कितना है, 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, तो 60 और 25 कितना, 85। डिस्टेंस 85 हो गया है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल ना, और इनिशियल, इनके बीच का गैप, तो इनके बीच का गैप कितना, 35। डिस्टेंस क्या हो गया, 35 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है कि नहीं। ओके, तो अभी क्या है ये दो एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए, इन इंडेक्स क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चंस को, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए एक्टिविटी देखते हैं क्या है। सो एक्टिविटी क्या है, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप। एक लंबी रस्सी लो और एक क्या लो, मीटर स्केल लो। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाओ बास्केटबॉल कोर्ट के। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या करो कि एक साइड से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे घूम के इधर जाओ। तो एक एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, कहाँ से, बाई साइड से होके। तो ऐसे घूमते हुए जाओ, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर करो और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करो, ठीक है। ओके, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू। दोनों को मेजर करो, उसके बाद दोनों में कितना डिफरेंस है इसको नोटिस करो। एक्टिविटी दूसरी क्या है, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं या स्कूटर्स होती हैं, उसमें एक डिवाइस फिट होती है ना, जो बताती है कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितना है, हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले गए हैं। तो सच डिवाइस इज known as odometer. A car is driven from भुवनेश्वर to न्यू दिल्ली। एक कार है जो भुवनेश्वर से कहाँ तक जा रही है, न्यू दिल्ली तक। The difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 किलोमीटर। तो फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया के रोड मैप पे जाओ और इस ऑटोमोबाइल के ऑडोमीटर में क्या है कि फाइनल और इनिशियल जो रीडिंग के बीच का डिफरेंस है वो इतना है, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैलकुलेट करोगे क्या आता है, क्या डिफरेंस आता है, क्या देखते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी इसको करिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अभी के लिए एक्सरसाइज का पार्ट समझ के इसको खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है।